अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर के लिक्विड्स एंड सॉलिड पोर्शन की। हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करनी है। तो वैसे तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं करनी थी, लेकिन अब चूँकि ईद नहीं है सुबह, तो 30वां रोज़ा हो गया हुआ, तो मैंने सोचा चलें जी अब स्टूडेंट्स जो हैं सुबह का दिन कैसे गुजारेंगे, तो चलो एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स वैसे काफ़ी दिन से कह रहे हैं मुझे। तो गाइस जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, वो भी अच्छे वाला। और गाइस हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन एक और बात के नीचे जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं सबके लिंक्स शेयर कर दिए हैं। तो गाइस वहाँ मुझे आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ मुझे फॉलो कर लें। और आई नीड फॉलोअर्स ऑन द फेसबुक चौधरी सुरखाब अहमद वाले अकाउंट में, तो वहाँ पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वाले पोर्शन में से हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 4। ये इंटरनेट से ली हुई बुक है, तो इसकी थोड़ी लेआउट चेंज है, थोड़ी डिज़ाइनिंग चेंज है, लेकिन बुक वही है, तो सारा डाटा वही है। सबसे पहले इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप कर दें। तो आगे चलते हैं जी। डाइपोल फोर्सेस, ये भी शॉर्ट ही है, इसको भी स्किप कर सकते हैं आप। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी शॉर्ट है। तो गाइस इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, गाइस दिस माइट बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसकी डेफिनेशन जो है वो आ सकती है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा साथ में बता ही जाऊंगा आपको। यहाँ पर देखें आप, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है डिफाइन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो गाइस उसके लिए ये देख लें, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम लिखना है, ये पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। ये वाला सारा जो है इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन जो ऊपर है, सारे को आप क्रॉस कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन याद करें, ये डायग्राम भी यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनाना चाहें तो बना लें, अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं हम। तो गाइस अब यहाँ पर देखें, ये अब इससे आगे ना इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन कहाँ आती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी बुक में अगले पेज पे इसकी डेफिनेशन लिखी होगी कि द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हियर इट इज़। मैं अभी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली पता चल जाए। ये डेफिनेशन होगी ना इसकी कि द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन created between instantaneous dipole and the induced dipole is called instantaneous dipole induced dipole और लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। गाइस आगे आप ये भी लिखेंगे, इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड अट्रैक्शन बिकॉज electrons keep moving, this movement of electrons cause the dipoles vanish as quickly as they are formed। ये सारा गाइस आप इसमें लिखेंगे, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इतना लिखने के बाद गाइस इसे नीचे जो है आप ये वाली लाइन इतनी ज़रूर लिखेंगे कि आप प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वेदर पोलर और नॉन पोलर, बट दे आर वेरी सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर लाइक। ये सारे लिखने के बाद गाइस आप उसके बाद इसके फैक्टर्स पे आ जाएंगे। इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग जो हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंदन फोर्सेस। तो ये फैक्टर्स हैं, इसके अंदर 3 फैक्टर आते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है व्हेन साइज, यहाँ से आपने लिखना शुरू करना, व्हेन साइज ऑफ द एटम। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे। अब हेडिंग क्या आएगी इसके ऊपर कि साइज ऑफ एटम, यहाँ पर आप पहली हेडिंग देंगे नंबर 1, पहला फैक्टर साइज ऑफ एटम्स। ये एटम्स का साइज की हेडिंग आप यहाँ पर दे देंगे। और गाइस फिर आप इसको लिखेंगे कितना, आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना व्हेन से लेकर और एंड तक आप लिखेंगे यहाँ तक, हाँ गोज ऑन इंक्रीजिंग यहाँ तक। ये आपका ये फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपने कुछ नहीं लिखना। थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं तो देखें पोलराइजेबिलिटी, ये सेकंड फैक्टर है। यहाँ पर आप हेडिंग दे देंगे पोलराइजेबिलिटी की। तो नंबर 2 लिख के आप ये पोलराइजेबिलिटी की हेडिंग यहाँ पर देंगे और ये लिखेंगे कितना मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पोलराइजेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव measurement of the extent to which the electronic cloud can be polarized or distorted। इतना लिख के तो आगे when we say that a species atom, molecule or ion is polarized, it means the temporary poles are created। This is possible if electronic cloud can be disturbed or distorted। ठीक है, तो गाइज उसके बाद कहता है दिस इंक्रीज डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएट स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्सेस एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट्स आर इंक्रीज डाउन द ग्रुप।
तो ये सारा पैराग्राफ आप एज इट इज़ इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद आपने देनी है इसकी एग्जाम्पल। तो गाइस इसकी जो एग्जाम्पल, ये मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक सामने रख लें और आप इसको नोट डाउन करते चले जाएं। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजेंस ऑफ ग्रुप 7 इनके फ्रॉम फ्लोरीन टू टेबल, ये आप लिखेंगे। इसके ऊपर आप एग्जाम्पल की हेडिंग दे देंगे, एग्जाम्पल की हेडिंग दे दें ग्रुप 7, एक ही एग्जाम्पल इसमें आ गई, ठीक है। तो अब ये सारा बताना पड़ेगा आपको, दैट मीन्स ये आपको सारा ही लिखना पड़ेगा एंड तक। ये वाला सारा पैराग्राफ जो है ये सारा इंपॉर्टेंट है, एंड तक आपको लिखना पड़ेगा ये। तो एंड तक आपको लिखना पड़ेगा सारा, और ख़ास तौर पे इनके मेल्टिंग, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। तो ग्रेटर दैन फ्लोरीन तक ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर गाइस, ये इसका थर्ड एंड लास्ट फैक्टर है, थर्ड एंड लास्ट फैक्टर है, और इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे नंबर ऑफ एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स की हेडिंग देंगे, और इसको आप सारा लिखेंगे यहाँ तक लिखेंगे जी, टू यहाँ तक, इस जगह तक आप इसको लिखेंगे। तो आगे आप इट इज़ इंटरेस्टिंग से ऑनवर्ड आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है गाइज, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। देन गाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन पेपर में आ जाती है। तो डेफिनेशन सिर्फ नहीं आती, अब आपको ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। लो जी, क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है कुछ इस स्टाइल से कि यही लिख देता हूँ, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक नंबर डेफिनेशन का। अब इसके साथ आपने स्ट्रक्चर भी बनाना है, या तो अपने वाटर का स्ट्रक्चर बनाना है, या HF का, या NH3 का। रादर वाटर HF में से ही एक बनाए, NH3 का स्ट्रक्चर ना बनाए। अब इससे आगे दो चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो पूछा जा सकता है एक्सप्लेन a structure of biological molecules, या फिर गाइस आगे पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस, इसको एक्सप्लेन करें। तो ये 1+3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखनी है। अब डेफिनेशन यहाँ बुक में क्लियर नहीं बनी हुई, लिखी हुई, आप डेफिनेशन जो है इसकी कर सकते हैं, कहीं नोट्स वगैरह में से कर लें, किसी की बुक वगैरह में से कर लें, इसने बहुत सारी डिटेल दी हुई है। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ये वाली डिटेल जो है ये वैसे ही इररेलेवेंट हो जाती है, सारी ये वैसे इररेलेवेंट हो जाती है, इसको बस पढ़ लें तो अदरवाइज इसमें कुछ नहीं, कोई MCQ वगैरह जनरेट हो जाएगा। बाकी ये है कि आपने ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़रूर बनाना है, वाटर का स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं गाइस, तो इसका जो है आगे ये सारी डिटेल इसकी बस पढ़ लें। आगे आपने क्या करना, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में से भी शॉर्ट ही बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आते। हाँ, इसका ये देखें स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये आपने A to Z करना है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है ये सारा करना है। पहले आपने ये वाटर का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ये पहले आप यहाँ वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये सारी की सारी डिटेल आपने मेंशन करनी है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, आइस तक। और गाइस उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आगे ये देखें, ये वाला पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है, A to Z सारा लिखना है। और ये आइस का स्ट्रक्चर जो है वो भी आपने ड्रॉ करना है। ये आइस का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ये मेरे चैनल पे ही इसकी वीडियो पड़ी हुई है, वो मैं देखता हूँ, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये नहीं पूछता तो वो पूछ सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड। तो गाइस इसमें कुछ थोड़ी सी आपको हेडिंग्स देना पड़ेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या हेडिंग्स देनी है। सबसे पहले देखें, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम, जहाँ पर ये लिखा है प्रोटीन्स, यहाँ पर गाइस आपने हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इस जगह पे आपने हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके गाइस, अब इसकी हेडिंग देके आपने यहाँ तक लिखना है, हेलिक्स तक, 27 अमीनो एसिड और हेलिक्स, यहाँ तक आपने इसको लिखना है। तो फिगर का ये हवाला देना ज़रूरी नहीं होता। और उसके बाद आपने गाइस क्या करना है,
आपने उसके बाद ये जो सेकंड पैरा स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो आपने यहाँ पर हेडिंग दे देनी है इस पैराग्राफ के ऊपर, ऑफ डीएनए। तो इससे पहले आपने ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देना है जो नीचे बना हुआ है ये वाला। तो फिर आपने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए शुरू करना, इतना लिख के यहाँ तक, फिर आपने नीचे ये स्ट्रक्चर डीएनए का बनाना है। उसके बाद गाइस आगे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है, लेकिन आपने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की हेडिंग इस जगह पे नहीं देनी, इस जगह आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की हेडिंग देनी, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब प्रोटीन्स का और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है इसका भी मैं लिंक वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा गाइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो मैंने दो बताएं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वेपरेशन भी लॉन्ग में नहीं आता, आगे चलते जाएं। वेपर प्रेशर भी लॉन्ग में नहीं आता, आगे चलते हैं जी। आगे इसका आएगा मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, मैनोमेट्रिक मेथड। तो गाइस ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी डायग्राम भी आपने बनानी है। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने ये लिखना भी A to Z सारे का सारा है। और डायग्राम आप कहीं पर भी नहीं बना दें इस टॉपिक में। अगर वेरी स्टार्ट पे आप डायग्राम बना देंगे तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप इसकी डायग्राम स्टार्ट पे बना दें, स्टार्ट, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये लें जी, मैंने पूरा स्टार्ट लिख दिया एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप ये डायग्राम बना देते हैं तो दैट बिकम्स रियली गुड। तो मार्कर का कलर थोड़ा चेंज करके देखूं, मैं रेड करके देखता हूँ। लो जी, वाह, रेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा गाइस, तो अब देखें ये एंड तक आपने इसको लिखना है। हाँ, इतना है कि अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो बल्कि सारा इसको करें, इसको ना स्किप करें इसमें से। तो ये एंड तक आप इसका आंसर यहाँ तक लिखेंगे। गाइस बॉइलिंग पॉइंट शॉर्ट में आता है, लेकिन गाइस बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन के साथ बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर दैट माइट बी एन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें देख लें, स्टार्ट से तो आपने इसको एज इट इज़ ही लिखना है। ये इसका सारा इंट्रोडक्शन है, यहाँ से व्हेन से आप शुरू हो जाएंगे। इतनी जो बात है इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यहाँ से आप लिखना शुरू करें और ये सारा यहाँ पर आप यहाँ तक पहले इसको लिखेंगे। जहाँ फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर आप एग्जांपल्स की हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पर जो इस पैराग्राफ की बात करें, इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं प्रेशर कुकर की। तो यहाँ लिखा होगा कहीं पर, हाँ, ये प्रेशर कुकर की हेडिंग दे सकते हैं। और फाइनली जो लास्ट पैराग्राफ है इसके ऊपर आप वैक्यूम डिस्टिलेशन की हेडिंग दे सकते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन की हेडिंग दे के तो आप ये लिखेंगे। तो ये 4 मार्क्स का बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इसमें देखिए जितनी मतलब आप हेडिंग्स देंगे उतने ही इसके मार्क्स बन जाते हैं। जैसा कि 1 नंबर इस पैराग्राफ का, तो दूसरा नंबर इस पैराग्राफ का, तीसरा इस पैराग्राफ का, चौथा इस पैराग्राफ का। तो ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो गाइस इससे आगे चलते हैं। एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज में कुछ नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सारे। अच्छा, उसके बाद आप चलते जाएं लिक्विड क्रिस्टल्स का टॉपिक आ जाता है। तो गाइस इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल को आपने डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन आ जाता है जी डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स। चले मैं बता देता हूँ इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट आती है जी डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स, इतना लिख के अब या तो वो कहेगा डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस कह दे और यूजेस कह दे, तो एक ही बात है। तो गाइज अब वो ऐसे लिख दे तो फिर तो लिखनी डेफिनेटली 6 की 6 लिखनी है। लेकिन गाइज अगर वो ये कह दे कि डिस्क्राइब एनी 3 ऑफ द एप्लीकेशन, तो उसमें स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि जो छोटी छोटी वाली 3 होती है वो लिख देते हैं तो पूरे नंबर नहीं मिलते। आपने 3 के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपने ये इसकी एप्लीकेशंस पूरी याद करनी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन में आप थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाता है कि डेफिनेशन इसकी ये लिखें जो रेड इंक में लिखी हुई है। ये डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये सारी बात एंड तक लिखें आप इसको। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा ये
मिस प्रिंटेड है तो अपने टेक्स्ट बुक वाली जो बात में इक्वेशन है वो लिख लें। ये लिखने के बाद गाइज आपको यहाँ ये पहला पैराग्राफ सेकंड नंबर पे लिखना है इसकी एक्सप्लेनेशन में। ये पैराग्राफ आपको लिखना है। ये पैराग्राफ लिखने के बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन में इसका स्पेशली कुछ नहीं लिखना है। एंड पे इसकी 3 टाइप्स दी गई वो आप ज़रूर मेंशन कर दें। यहाँ पर जो इसकी 3 टाइप्स गिवन है वो आप मेंशन कर दें। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसकी 3 टाइप्स हैं, जैसा कि पहली नमेटिक है, दूसरी स्मेक्टिक है, तीसरी क्लस्टेरिक है। तो ये 3 टाइप्स आप इसकी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। गाइस आगे यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स है तो डायरेक्ट पहले यूज़ पे आप आ जाएं। यहाँ से लेकर आपने ये 6 के 6 यूजेस यहाँ तक आपने लिखने हैं। गाइस यहाँ आपका लिक्विड पोर्शन ख़त्म हो जाता है। हम सॉलिड पोर्शन की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी लिक्विड पोर्शन तक ही रहते हैं बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आप लोग फिर बेचारे बोर भी हो जाते हैं। तो गाइज़ ये है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और जो है इसका लिंक भी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और अच्छे वाला कमेंट भी करें। और अब शायद ईद के 2-3 दिन के बाद ही वीडियो आएगी बिकॉज ईद के दिन आप लोगों ने भी इंजॉय करने हैं, मैंने भी करने हैं। तो वैसे भी व्यूअरशिप नहीं होती, लोग देखते ही नहीं हैं ईद के दिनों में। तो आप लोग जो इतना काम कर लें तब तक तो इंशाल्लाह ईद के 3 या 4 दिन फिर से वीडियो आएगी। बाकी गाइज अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ और एडवांस में ईद मुबारक।